हेलो स्टूडेंट्स, here our next lecture of class 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आधे में कट हो गया था। तो हम क्या पढ़ रहे थे? सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस पढ़ रहे थे। हमने स्पाइनल रिफ्लेक्सेस पढ़ लिया था ना। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में हमने देखा था स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व था, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमने किया था। यानी कि हमने कहा कि सेरेब्रल में तो हमने बाद में पढ़ा था, पहले हमने स्पाइनल रिफ्लेक्स पढ़ा था। तो इसमें हमने कहा कि स्पाइनल रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्स होते हैं जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट रहता है। हमने एग्जांपल दिया रिमूवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। तो स्टिमुलस था हीट, रिसेप्टर थर्मो रिसेप्टर ऑन स्किन, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर और रिमूवल ऑफ हैंड। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ये लर्न हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है? फोटो रिसेप्टर। ठीक है, क्या था? स्टिमुलस हमने इतना ही पढ़ा था ना, तो वीडियो कट हो गया था। तो स्टिमुलस क्या है? हमने इसमें एग्जांपल लिया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आर आई इन ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट में जाते टाइम या जब भी हम ब्राइट लाइट की प्रेजेंस में जाते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? हमारी आंखें बंद हो जाती है, प्यूपिल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो क्यों होता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टिमुलस क्या है? ब्राइट लाइट है। रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर है जो कि आईज में प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि हम आई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए इसके बाद क्या आएगा? इन्फॉर्मेशन जा रही है, कौन लेके, अच्छा मुझे ये बताए इन्फॉर्मेशन कौन लेके जाता है? सेंसरी न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेंसरी न्यूरॉन। ओके, अब सेंसरी न्यूरॉन कहाँ इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी? क्योंकि हेड वाला रीजन है, आइज भी तो हेड वाले रीजन में आती है ना। तो यहाँ पे कहाँ लेके जाएगी? ब्रेन में। ब्रेन अब एनालाइज करेगा सिचुएशन को, ब्रेन पहचानेगा कि अब क्या करना है, लाइट आ गई है अब क्या करना है। तो ब्रेन थोड़ा सोचेगा। ठीक है, ब्रेन खुद ही दिमाग लगाएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो खुद ही कर लोगे जो ब्रेन आपसे करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मोटर न्यूरॉन। सिचुएशन को एनालाइज कर दिया, इसने मोटर न्यूरॉन को बुलाया या मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करवाया और बोला कि जाओ और इन्फॉर्मेशन दे के आओ। यहाँ पे क्या आएगा? फिर से इफेक्टर, जैसे हमने पहले पढ़ा था। इफेक्टर क्या है? प्यूपिल ऑफ आर आई, यही तो है ना। इफेक्टर प्यूपिल ऑफ आई तो है। इसके बाद इफेक्टर से क्या होगा? रिस्पॉन्स। अब बोला जाएगा कि चलो अब रिस्पॉन्स दो। और रिस्पॉन्स क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई यानी कि आंखों का बंद हो जाना। यही तो होता है ना, जब भी हम ब्राइट लाइट में जाते हैं हमारी आंखें बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए। बहुत तेज अगर टॉर्च कोई आंखों में लगा दे, फ्लैश कोई लगा दे तो बंद हो जाएगी ना अचानक से। तो बस वही था। अब देखिए मुझे बताइए, आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? यस, हमें आ रहा है नज़र। सिर्फ एक डिफरेंस नज़र आ रहा है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड का और यहाँ ब्रेन का। क्योंकि यहाँ पे आई वाले रीजन की बात करते हैं तो ब्रेन इन्वॉल्व रहता है। यहाँ हमने हैंड की बात करी क्योंकि नेक से नीचे का रीजन है, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बस हमने दो चीज़ें याद करनी है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन हमने याद करने हैं दोनों। सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर या जो ऑर्गन इफेक्ट है हुआ है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, और मोटर न्यूरॉन बस स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक जाएगा, वहाँ इसका काम खत्म हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे के आया। ठीक है, तो और उसके बाद मोटर न्यूरॉन आया और मोटर न्यूरॉन ने क्या कर दिया? इसको रिस्पॉन्स दे दिया। अगर मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊं, जैसे कि हमें प्रिंसिपल से टीचर को कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रिंसिपल है। जैसे कुछ भी हम ये मानते हैं कि स्टिमुलस मिला या हमें एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, टीचर्स को कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपने बच्चों के साथ क्या करना है या आज आपने क्या पढ़ाना है। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? यानी कि प्रिंसिपल ने हमें बताया कि आपने क्या करना है। ठीक है, ये हम तक ही रहेगा, ये यहाँ से यहाँ तक। स्पाइनल कॉर्ड अगर हम माने तो स्पाइनल कॉर्ड ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल का काम कि उसने टीचर को ये बता दिया। टीचर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड यानी कि टीचर क्या करेगा? उसे अप्लाई करेगा ना, लेकिन वो अपने हिसाब से करेगा। टीचर प्रिंसिपल ने अपने हिसाब से बोला, अपने सेंसरी न्यूरॉन से बोला कि आपने क्या करना है। आपने जैसे मुझे बोल दिया कि आपने आज 10th को बायो पढ़ानी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक रह गई ना। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ मोटर न्यूरॉन की हेल्प से, तो ये क्या हो जाएगा? और इफेक्टर कौन होगा? आप लोग होंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो और कहा किस चीज़ किसके लिए? आप लोगों के लिए ही कहा है। तो रिसेप्टर भी आप लोग हो और इफेक्टर भी आप लोग हो ना। आप लोगों के लिए ही कहा गया है पढ़ाने के लिए, और आप लोगों के लिए ही आपको ही पढ़ाया जाएगा। 10th के लिए ही कहा है और 10th को ही पढ़ाया जाएगा।
है ना। तो अगर आप ऐसे नहीं भी समझना चाहते हैं तो ये बहुत ईजी है। स्टिमुलस है हीट, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन देगा, मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा, फिर वापस बताएगा कि अरे आपको हाथ हटाना है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे स्टिमुलस ब्राइट लाइट थी, बहुत तेज लाइट थी, फ्लैश लाइट थी, रिसेप्टर आया आंखों में था, और सेंसरी न्यूरॉन आया, इन्फॉर्मेशन लेके गया ब्रेन तक कि अरे बहुत तेज लाइट आ रही है, क्या करना है। तो ब्रेन क्या करेगा, एनालाइज करेगा सिचुएशन को, मोटर न्यूरॉन से बोलेगा कि जाओ बुला के लाओ, या जाओ बता के आओ क्या करना है। तो इफेक्टर तक जाएगा, प्यूपिल ऑफ आई, वहाँ पे बताएगा कि आपको आंखें बंद करनी है, तो हम रिस्पॉन्स करेंगे, आंखें बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी टफ कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। एक बार आप वीडियो को ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात आती है, आई होप कि आपको ये दोनों ही क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है कि रिफ्लेक्स एक्शन के सिग्निफिकेंस क्या है, फ़ायदे इसके क्या हैं हमारे लिए। तो सर्वाइवल वैल्यू तो है ही है इसमें। ठीक है, सबसे पहली बात तो आती है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो इसका क्या होता है, जो सर्वाइवल वैल्यू है वो हाई होती है, या इसके पास क्या होती है, इट हैज़ अ सर्वाइवल वैल्यू। सर्वाइवल वैल्यू है। ठीक है, ये चेक करता है ओवरलोडिंग और ओवर टैक्सिंग ऑफ ब्रेन। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक साथ नहीं आने देगा, या आने भी देगा तो ऐसे नहीं आएगा कि बिल्कुल दिमाग फट जाए या ब्रेन फट जाए। तो ये चेक करता है, ओवरलोडिंग को चेक करता है। ठीक है, इट चेक्स ओवरलोडिंग एंड ओवर टैक्सिंग ऑफ ब्रेन। ओके, नेक्स्ट इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल स्टिमुली। जितने भी हार्मफुल स्टिमुली आएंगे उनसे ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, हमारी स्टिमुलस जो भी होगा या रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल स्टिमुली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन्हीं की हेल्प से आपको नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद आप ये तो आपको सेम, अगर आप सेम बनाना चाहते हो तो सेम भी बना सकते हैं, अगर आप अपना एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कीजिए, अच्छी बात है ये। और सिग्निफिकेंस आपने करने हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बुक में हम देखते हैं कि हमें बुक में क्या बताया जाता है। ठीक है, तो बोला कि अब आई होप कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो देखो, रिफ्लेक्स जो होता है एक वर्ड है जो यूज़ किया जाता है बहुत कॉमनली, मतलब जो अचानक से जो चीज़ें होती हैं वो रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, उसे रिफ्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, सडन एक्शन जो होती है रिस्पॉन्स में समथिंग हमारे एनवायरनमेंट में। तो वी से आई जम्प आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द flame reflexly, or I was so hungry, my mouth was watering reflexly. What exactly do we mean? मतलब हम कह रहे हैं कि मैंने जंप कर दिया, अचानक से मैंने बस से जंप कर दिया, अचानक मुझे भूख लगी थी तो मेरे मुंह से पानी आ गया अचानक, और मैंने अपने हाथ अचानक से पीछे कर लिए जब फ्लेम मेरे हाथ में पड़ी। तो ये है क्या, वही ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है ये हमने पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, तो एक कॉमन आइडिया था इन सभी एग्जाम्पल का, जहाँ पे को हमने पढ़ा कि बिना सोचे समझे, मतलब कि ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमने सोच समझ के किया हो, मतलब कि मेरे मुंह में पानी आ जाएगा, मैंने खाना देखा, मैं ऐसा थोड़ी सोचूंगी कि मैं खाना देख रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाए, ऐसा कोई नहीं सोचता है ना। तो ये अचानक से सडन होने वाले जो ये सिचुएशंस होती है, सडन होने वाली जो चीज़ें होती हैं, बिना इसके बारे में एक सेकंड सोचे हुए भी उन रिस्पॉन्सेज को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ये दीज आर सिचुएशन वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंज इन आर environment. How is control and coordinate achieve in such situation? तो इस सिचुएशन में कैसे कंट्रोल होता है, कैसे कोऑर्डिनेट होता है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस फॉर द
इसको बाद में करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बोला जा रहा है। तो आपने क्या किया, टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। तो एक फ्लेम को आप टच कर रहे हैं तो एक हो सकता है अर्जेंट सिचुएशन है, लेकिन डेंजरस भी तो हो सकती है ना, हाथ जल सकता है और फ्लेम से तो ज़्यादा जलता है। और इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल, किसी भी एनिमल के लिए, हाउ वुड वी रिस्पॉन्स टू दिस, हम इसे रिस्पॉन्स कैसे देंगे, कैसे हम रिस्पॉन्स करेंगे। वन सीमिंगली सिंपल वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न। तो मतलब ये कि हमें पता चल रहा है कि हाँ इससे क्या होगा कि पेन होगा और साथ ही साथ हम जल भी जाएंगे, एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड, हम जल्दी से क्या कर देते हैं, हाथ हटा देते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सोचने में कितना टाइम लगता होगा, कितना टाइम हम सोचने में लगाते हैं कि हम तो टच होते ही हटा देते हैं। मीन्स कि ये टच हुआ और ये हटाया, टच हुआ और हटाया। अगर मुझे यहाँ पे कुछ चुभ जाए ना, ये मान लो निडिल है, अगर ये है तो मैंने तो ऐसे कर देना है ना, तो कितना टाइम लगाया हमने सोचने में। क्या हमने एक बार सोचा भी इसके बारे में कि मैं हाथ हटाऊं या ना हटाऊं? बिल्कुल भी नहीं, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। तो द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक, ये डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं। इफ नर्व इम्पल्स आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक अबाउट अर्लियर, जैसे नर्व इम्पल्स अगर ऐसे भेजी गई जैसे हमने पहले बात करी कि मीन्स देन थिंकिंग इज ऑल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेस। तो सोचने में कुछ इम्पल्सेस का क्रिएशन होगा। थिंकिंग इज कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, सोचना एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, तो यहाँ पे ये इन्वॉल्व रहता है, कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन होता है यहाँ पे को नर्व इम्पल्स का बहुत सारे न्यूरॉन्स के साथ। ठीक है, तो इन दिस केस, अगर इस केस की बात, इफ दिस इज द केस, अगर ऐसा केस होता तो इट इज नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ मतलब कि हम इसमें कह सकते हैं कि अगर ऐसा केस हुआ तो इसमें हमने सोचने समझने वाली ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमें सरप्राइज आश्चर्यचकित होने जैसा इसमें कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेंस नेटवर्क से ये मिलके बने हुए हैं न्यूरॉन, तो इंट्रिकेटली अरेंज न्यूरॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा सोचने वाला तो कुछ है नहीं। It sits in the forward end of the skull and receives signal from all over the body which think about before responding to them। तो यहाँ पे ये इसकी बात कर रहा है जो हमने पढ़ लिया, इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया और इसलिए हम बुक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो जाती, तो हमने ये पढ़ लिया था, आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हम क्या किसकी बातें कर रहे हैं कि सिग्नल को रिसीव किया और उसके बाद जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वहाँ उस बॉडी के पार्ट्स में क्या कर दिया, उस बॉडी के पार्ट में इंफॉर्मेशन को दे दी। ठीक है, स्कल ने रिसीव, फिर सिग्नल रिसीव किया पूरी बॉडी में जहाँ पे भी हम सोच रहे हैं, जहाँ पे हम रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दिस सिग्नल, दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब ये कि कोई ना कोई नर्व तो ऐसी होगी जो कि कनेक्टेड है बॉडी के अलग अलग पार्ट से और इस सिग्नल को लेके भी जा रही है और वापस भी ले जा रही है ना, लेके तो जा रही है, ये यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन लेके गया और यहाँ से मोटर न्यूरॉन ने वापस कर दिया, उसी जगह पे वापस कर रहा है ना, सिग्नल्स को अलग अलग फॉर्म में वापस कर दे रहा है। वही ये बोल रहा है, इफ ऑल ऑफ दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न। तो अगर ये सारी चीज़ें ऐसे मतलब कि बोल रहा है इफ़ ऑल ऑफ दिस इज़ टू बी डन व्हेन वी टच, अगर ये सारी चीज़ें तब हो रही होती हैं जब हम हार्ड ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं या हो रही होती है, तो ये हो सकता था कि ये पूरा टाइम ले, जलने का पूरा टाइम लेता, ऐसा हो सकता था। ठीक है, तो फिर बोल रहा है हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कैसे सॉल्व करती है, तो ये तो हमने पढ़ लिया है कैसे, यही चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है कि हैविंग रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इफ द नर्व दैट डिटेक्ट heat were to be connected to the nerve that move muscle in a simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. Such a connection is commonly called a reflex arc। तो वही हमने रिफ्लेक्स आर्क हमने पढ़ लिया। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में आपको बताया गया, एक सिंपलर वे होता है, एक रास्ता है, एक पाथवे है जो ये फॉलो करते हैं, सिग्नल्स के फॉर्म में रिस्पॉन्स करते हैं और बहुत जल्दी कंप्लीटेड क्विकली, बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं और आउटपुट भी बहुत जल्दी देते हैं। तो जो ये कनेक्शन होता है इसी को रिफ्लेक्स आर्क कहा गया है। और जहाँ पे वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व, तो कहाँ पे इनका कनेक्शन होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट के बीच में कहाँ पे होना चाहिए, कौन सा वो बेस्ट प्लेस होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर, तो वो पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे वो फर्स्ट मिलते हैं, सबसे पहले मिलेंगे। नाउ फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। तो जो नर्व्स होती हैं एक बंडल्स में प्रेजेंट रहती हैं और बंडल्स में ही मिलती है जब वो ब्रेन की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड में जब वो ब्रेन की तरफ जा रही होती हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क गोज ऑन द रीच टू द ब्रेन, रिफ्लेक्स आर्क भी जाती है
और ब्रेन तक पहुंचती है। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इन्वॉल्व इन एनिमल बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। तो रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व रहता है एनिमल्स में, लेकिन जो थिंकिंग प्रोसेस है ब्रेन की बहुत फास्ट नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इनफैक्ट मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल, और सभी एनिमल्स में नहीं होता है ना, तो बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, न्यूरॉन का नेटवर्क है ही नहीं किसी में, और किसी में बहुत कम है जो कि सोचने समझने के लिए चाहिए। ठीक है, न्यूरॉन होंगे तभी हम सोच समझ पाएंगे। सो इट इज quite likely that reflex arc have evolved as efficient ways to functioning in the absence of true thought process। ठीक है, तो यहाँ पे को रिफ्लेक्स आर्क आते हैं ताकि वो अलग अलग फंक्शन कर सकें, जहाँ पे अगर सोचने की जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस जो है वो अगर एब्सेंस है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क अपना काम करे, अपना पाथवे फॉलो करे और हमें रिजल्ट दे। हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर द वर्क फॉर क्विक रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे को बोला जा रहा है कि उसके बाद भी, जबकि कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क होने के बावजूद भी जो रिफ्लेक्स आर्क होते हैं वो आते हैं और वो कंटिन्यू करते हैं अपना, जितना और ज़्यादा एफिशिएंट वर्क वो कर सकते हैं उतना काम वो करते हैं। ठीक है, तो मेनली इसका ये तो हमने एक समरी टाइप पढ़ी, जितना हमने पढ़ा था उसकी हमें समरी मिल गई, या उसके बारे में हमें पूरा हमारी बुक में मिल गया। ठीक है, तो ये डायग्राम्स नहीं थे या इस तरीके से बुक में नहीं था, तो ये हमने थोड़ा सा इजी कर लिया इसको कि दो टाइप का होता है। यहाँ पे हमें बताया नहीं अभी कि ब्रेन में कहाँ, मतलब ब्रेन वाला पार्ट कब इन्वॉल्व होगा या स्पाइनल कॉर्ड वाला कब इन्वॉल्व होगा, तो हमने ईजी करके हमने पढ़ लिया, दोनों मिक्स करके बुक में बताए थे, तो मैंने आपको थोड़ा अलग अलग करके बता दिया। तो बुक का और इसका अलग नहीं है, चीज़ सेम है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पार्ट्स में आपको बता दिया, तो ये थोड़ा इजी आपके लिए रहेगा। और ऐसे हमने ये भी पढ़ लिया था रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व रहते हैं। पहले हमने पढ़ा पार्ट्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, स्टिमुलस, और ये कौन सा स्टिमुलस या कौन सा पार्ट इन्वॉल्व रहेगा उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद अब मैंने आपको बहुत बार वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन के बारे में बोला ना, और शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शंस को। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब वॉलेंट्री एक्शन के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वॉलेंट्री एक्शन, तो हेडिंग लगा लेते हैं तो वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन होता है या मस्कुलर एक्शन, वॉलेंट्री मस्कुलर एक्शन वो मस्कुलर एक्शन जो कि परफॉर्म किया जाता है किसी भी एनिमल के थ्रू, अपनी जिसमें एनिमल क्या करता है, अपनी विल से करता है, मीन्स कि अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत वो काम कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री एक्शन। जहाँ पे सडन चीज़ें नहीं होंगी, वो सोच समझ के शायद कर सकता है। इन सच एक्शन एनिमल एक्सरसाइज इट्स चॉइस, जैसे कि कोई भी है, हम एक्सरसाइज करेंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे, हमारा मन होगा तो हम एक्सरसाइज करेंगे, मन नहीं होगा तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शन जहाँ पे को आप अपनी मर्जी से काम करते हैं उन्हें हम वॉलेंट्री एक्शन बोल देते हैं। और इनवॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन जहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलती है, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आई, आंखों को झपकाने में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वहाँ पे मर्जी चलेगी किसकी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, इनकी मर्जी चलेगी। आप कितनी देर तक रोक सकते हैं, पलकें झपकाना आप कितनी देर तक रोक सकते हैं, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, चलिए मान लेते हैं। लास्ट टाइम कोई बच्चा मुझसे बोल रहा था कि 10 मिनट का रिकॉर्ड है आंखें झपकाना रोकना, तो चलो ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हार्ट बीट कभी हम रोक सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, तो वो इनवॉलेंट्री में आया। तो वॉलेंट्री फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ कामों को कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वॉलेंट्री एक्शंस। तो नॉर्मली अगर हम बोलें तो वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शन होते हैं जिसमें हम थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन लेते हैं, या थोड़ा सा सोच समझ के हम डिसीजन को लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप कोई लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर लिखते टाइम थोड़ा तो सोचेंगे ना मैंने क्या लिखना है, या आप डांस कर रहे हैं तो कौन सा स्टेप मैंने करना है, और जैसे साइकिल चला रहे हैं, फुटबॉल की, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं जिसमें कि वॉलेंट्री एक्शन इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहीं जा रहे थे, आपने रास्ते में सांप देख लिया, तो यहाँ पे
दो चीज़ें हो सकती हैं, होने को यहाँ पे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों भी हो सकती हैं। अगर हम वॉलेंट्री एक्शन की इसमें बात करें, हमने सांप देख लिया रास्ते में, तो क्या करेंगे हम पहले, मतलब कि हमने क्या करना है, हमने सांप देखा और भागना है सांप को देख के, ये हमारी चॉइस होगी, या हमने सांप को मारना है वो चॉइस होगी, या हमने आवाज़ दे के चिल्ला के लोगों को बुलाना है, ये हमारी चॉइस होगी। ठीक है, ये तो हमने वॉलेंट्री एक्शन में देख लिया, जहाँ पे को हम सोच समझ के काम ले रहे हैं। मीन्स कि सांप हमने देखा, अरे मैं क्या करूँ, सांप आ गया सामने, अब मैं क्या करूँ, मैं भागूँ, मुझे भागना चाहिए, या मैं लोगों को बुलाऊँ, मुझे लोगों को बुलाना चाहिए, मैं मार दूँ सांप को। तो ये तीन चीज़ें जो हमने एनालाइज करी, वो हमने सोचा ना, वो हम सोच सकते हैं, तो वॉलेंट्री एक्शन। हालांकि इसी स्नेक वाले में हम ये भी कह सकते हैं कि अचानक से हो जाता है ना, मतलब अचानक से अगर सांप आ जाए तो आप क्या करोगे। मीन्स कि वहाँ पे तो सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता ना। कुछ लोग तो होते हैं वहीं पे खड़े रह जाते हैं, उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती। तो यहाँ पे मीन्स कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ मैं आपको नहीं करूँगी, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये वो वाला है जहाँ पे को ब्रेन इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे आप सोच समझ के काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जैसे हम स्कूल के लिए जा रहे हैं और धीरे धीरे जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, अचानक आपकी नज़र पड़ी घड़ी पे, आपके हाथ में जो वॉच है उस पर आपकी नज़र पड़ी और आपको पता चला कि अरे मुझे तो बहुत लेट हो गया, शायद आज तो असेंबली भी स्टार्ट हो गई होगी। तो उसमें क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट करेंगे। हम ये ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम ने हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। ठीक है, हमारे वॉलेंट्री एक्शंस वहां पे को एक्टिवेट हो गए। कैसे, क्योंकि वॉलेंट्री एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होगा। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब ये है कि आप सोच समझ के, ब्रेन तो इन्वॉल्व होगा, स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका इन्वॉल्व होगा, लेकिन आप यहाँ पे जो डिसीजन लेंगे अचानक नहीं लेंगे, यहाँ पे आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम क्या फॉलो करवाएगा आपसे, या क्या हुआ, सबसे पहले आपकी नजर पड़ी घड़ी पे, आपका उन्होंने क्या किया, मतलब नर्वस सिस्टम की, जैसे आपने आंखों से देखा कि अरे वॉच में टाइम इतना हो गया है, तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन को सेंड किया ब्रेन में, सेंसरी नर्व एक्टिवेट हुई और ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेज दी गई कि घड़ी में टाइम ज़्यादा हो गया है। उसके बाद ब्रेन ने एनालाइज की सिचुएशन को और इन्फॉर्मेशन दी और डिसाइड किया कि क्योंकि ये रिस्क है, आप स्कूल लेट से पहुंचोगे, ये रिस्क है आपका, आप डांट खाओगे, आप मार खाओगे, सो हमने क्या करना है, फटाफट चलना है, जल्दी चलना है। ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन दी आपको। ठीक है, आपने सोचा, आप बोलोगे ना कि मैंने घड़ी में देखा और फिर मैंने तो सोचा कि आज तो बहुत लेट हो गया। हम यही तो बोलते हैं, मैंने घड़ी में देखा, जैसे मैंने टाइम देखा, मैंने तो सोचा आज तो मैं गया, आज तो बहुत लेट हो गया है ना, सोचा ना, वहाँ पे दिमाग लगाया ना आपने। तो फिर नेक्स्ट उसके बाद जो ब्रेन है वो इस इंस्ट्रक्शन को कि जल्दी चलो, आपको जल्दी चलना है, ये इंस्ट्रक्शन आपके जो पैरों की मसल है वहां तक वो पहुंचाएगा। ठीक है, आपकी लेग की जो मसल है वहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, किसकी हेल्प से, मोटर नर्व की हेल्प से। तो वहां पे आप क्या करेंगे, वो जो लेग होगा वहां पे को जल्दी से उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और फटाफट चलना हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक सोचा समझा हुआ डिसीजन होता है, जहाँ पे ब्रेन या जो भी स्पाइनल कॉर्ड, आप जो भी कह रहे हैं, जो इन्वॉल्व है यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये है वॉलेंट्री एक्शन। और जबकि अब हम इनवॉलेंट्री एक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इनवॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसे मस्कुलर एक्शन होते हैं जो कि बिना मर्जी के होते हैं। यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी। जैसे स्कूल के लिए आप लेट हो रहे थे, ये तो विल से चलता है, विल मीन्स मर्जी। ठीक है, तो ये तो था कि आपने कहा चलो कोई बात नहीं, लेट हो भी जाऊंगा तो क्या होगा, मार खाऊंगा, मार तो क्या, डांट खाऊंगा, डांट ही तो खाऊंगा। ठीक है, आपने ऐसे कर दिया। लेकिन हालांकि अच्छे बच्चे तो ऐसा करेंगे नहीं, उनको लगेगा कि हाँ करे तो लेट होंगे ही नहीं, उन्हें लगेगा कि चलो लेट हो गए हैं तो मुझे जल्दी चलना चाहिए, जल्दी असेंबली कंप्लीट होने से पहले या असेंबली से पहले मुझे पहुँचना चाहिए। ये एनालाइज होगा और हमारे वॉक पैरों की जो मसल है वो जल्दी जल्दी काम करेगी। दूसरा इनवॉलेंट्री एक्शन, अगर हम इनवॉलेंट्री एक्शन की बात करें, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस में क्या होता है ना, ये परफॉर्म किए जाते हैं एनिमल को बिना उनकी मर्जी के। यहाँ पे को ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, बहुत ही जल्दी ऑटोमेटिक हो जाती है जितनी भी चीज़ें होंगी। एनिमल के पास इसको करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, या ह्यूमन के पास या किसी के पास भी दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, आप दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि और यहाँ पे को जो ये इस टाइप के जो एक्शन होते हैं ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करके चलते हैं इंटरनल ऑर्गन के साथ। जैसे एग्जांपल है बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट बीट कर रहा है, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हार्ट बीट
हार्ट बीट करना आप रोक ही नहीं सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं रोक सकते हैं, भले आप कितने ही बिजी हो। आप ये नहीं कहेंगे कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, हार्ट नहीं बीट करवाता, साइड रख देता हूँ या रख देती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है जहाँ पे आपकी मर्जी चलेगी नहीं, आपका कंट्रोल है ही नहीं जहाँ पे, ठीक है, आप सोच ही नहीं सकते। मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ड्यूरिंग डाइजेशन के टाइम पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वॉमिटिंग है, ब्लड प्रेशर है, इन पे आपका कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल क्या होगा, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का, बॉडी के नर्व्स का या बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इनका रोल होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी खुद से करेगी जो काम उन्होंने करना होगा, ओके। तो ये क्या हो गया, इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इनवॉलेंट्री एक्शन में जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट या हार्ट बीट, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आइज को झपकाने में आपका, यहाँ पे आपका कोई रोल ही नहीं है। आप ऐसे थोड़ी कहोगे मैं बिजी हूँ अभी, आप पलके नहीं झपकाता, ऐसा नहीं होता ना। ये तो यही मेन डिफरेंस होता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में। यहाँ पे विदाउट विल होता है, बिना मर्जी के, और यहाँ पे विल के साथ होता है। अगर आप चाहेंगे एक्सरसाइज करेंगे, आप चाहेंगे तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये वॉलेंट्री में और ये इनवॉलेंट्री हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने शायद आपको पहले भी बताया है, लेकिन थोड़ा और पढ़ लेते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS भी कहते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम PNS कहते हैं, ठीक है। तो अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस CNS को, चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नर्वस सिस्टम, मैंने NS लिख दिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये CNS जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट इज ब्रेन, सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दूसरा PNS भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है वॉलेंट्री, दूसरा ऑटोनॉमिक जो खुद से होता है, इनवॉलेंट्री, ठीक है, ऑटोनॉमिक। और फिर ये ऑटोनॉमिक भी दो टाइप का होता है, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक, ठीक है, पैरासिम्पैथिक एंड सिंपैथिक, ठीक है, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। तो ये कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूँगी, जहाँ पे मैंने आपसे बोला कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों ही, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि जैसे आईज वाला पोर्शन है तो वहाँ पे हमारी आई ब्रेन इन्वॉल्व है, और अगर हमारा हाथ वाला या हैंड वाला अगर पोर्शन की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व, ठीक है। तो जो सेंट्रल नर्वस, अब मैंने फिर आपसे ये कहा कि कहीं कहीं पे सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर डिसीजन लेते हैं और वो बेस्ट डिसीजन होता है। तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। जैसे ना इसका एग्जांपल ये कि आपने फर्स्ट टाइम आपके साथ क्या हुआ कि आपने ना दूध गर्म किया था, मिल्क गर्म करने के लिए रखा था आपने, और आपने देखा कि वो क्या हो गया, बॉयल हो गया। इससे पहले कि दूध गिरे आपने जल्दी से उसे उठाया, जो कंटेनर था जिसमें आपने मिल्क रखा था उसको उठाया और आप उसे साइड में रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आपने ध्यान नहीं दिया और आपने ऐसे ही उठा दिया, जबकि वो कंटेनर बहुत गर्म था और आपके हाथ से वो गिर गया, ठीक है। ये आपके हाथ से गिर गया, ये तो क्या था, आपका स्पाइनल कॉर्ड ने आपसे कहा कि अरे जल रहा है, हाथ छोड़ो। आपने हाथ छोड़ा और दूध गिर गया, हाथ भी जला और दूध भी गिर गया, है ना। दूसरे दिन फिर यही प्रोसेस आपसे, आपके घर में आपकी मदर ने कहा कि उस दिन आपको क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है डांट पड़ी होगी, है ना। कोई अच्छा डिसीजन तो आपके स्पाइनल कॉर्ड ने लिया नहीं फिर यहाँ पे को, है ना। उसने क्या कहा आपसे,
अरे हाथ जल रहा है आपका, आप हाथ छोड़ के कंटेनर को फेंक दो, अदरवाइज आपका हाथ जल जाएगा, यही तो इन्फॉर्मेशन गई ना। तो अब दूसरी बार क्या हुआ, अगले दिन या 1-2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद फिर से सेम सिचुएशन आपके पास आई। आपके मदर ने बोला कि या आपके घर में आपके जो एल्डर हैं उन्होंने कहा कि आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है, आपने मिल्क बॉईल करना है और जब बॉईल हो जाए तो आप उसे निकाल के साइड रख दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अगले दिन सेम सिचुएशन आई, बॉईल हुआ, आपने पकड़ा, ठीक वैसे ही पकड़ा, लेकिन आपके दिमाग में लास्ट जो आपका एक्सपीरियंस था ना कि आपने हाथ छोड़ा, गर्म तो था लेकिन आपने हाथ छोड़ा और उसके बाद आपने जब वो मिल्क पूरा गिर गया तो कितनी डांट खाई थी वो आपको याद आया। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आप बोलोगे अरे नहीं, लास्ट टाइम तो मैंने बहुत डांट खाई थी, तो अपने आप रहता है थोड़ी देर तो गर्म है, जल्दी से साइड ही तो रखना है, पकड़ा और साइड में रख दिया। तो ये वो डिसीजन था जहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड ने आपको बताया तो सही गर्म हो रहा है, लेकिन आपके ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी नहीं, फेंकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने मार खाई थी या डांट खाई थी। तो क्या बोलेगा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर की तो बात है, गर्म तो हो ही रहा है, साइड में रख दो जल्दी से। आप क्या करोगे, जल्दी से ऐसे ही जलता जलता पकड़ोगे और साइड में रख दोगे। तो ये कौन से डिसीजन होते हैं, ये वो डिसीजन होते हैं जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बताएगा आपको क्या हो रहा है, आपने क्या करना चाहिए, ब्रेन वहाँ पे इन्वॉल्व होकर बताएगा कि अच्छा आप ये कर सकते हो, आप इसमें ये इम्प्रोवाइज कर सकते हो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसे डिसीजंस जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलके लेते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे उन्हें बेस्ट डिसीजन माना जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा शायद आपको। तो फिर थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताती हूँ, जिसमें कि हमने पढ़ लिया है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन की बात करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, ठीक है। ब्रेन के बारे में हमने पूरा अभी पढ़ना है, आपका आगे ब्रेन के बारे में ही है ये पूरा। तो ये पूरे ब्रेन के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद जो कि हमारे हेड रीजन में प्रेजेंट रहता है ब्रेन, ठीक है। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड और माइलिन भी इसे कहा जाता है, जो कि नेक वाले रीजन में प्रेजेंट रहता है। दिख रहा है ना, स्पाइनल कॉर्ड नेक वाले रीजन में ये प्रेजेंट रहता है, नेक एंड ट्रंक वाले रीजन में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो फिर अब ब्रेन की अगर हम थोड़ा सा मैं आइडिया अगर आपको दूं, ब्रेन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूं, तो ब्रेन जो होता है वो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, हमारी बॉडी का जो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर माना जाता है वो हमारे ब्रेन को ही माना जाता है, ठीक है। ब्रेन ही होता है हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हमारी बॉडी का। ये स्कल के अंदर साइड प्रेजेंट रहता है, स्कल जो खोपड़ी होती है उसके अंदर साइड ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। स्कल के अंदर ब्रेन प्रेजेंट रहता है और ये प्रोटेक्टेड रहता है एक बोनी बॉक्स से, जिसको स्कल में प्रेजेंट रहता है, जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं या क्रेनियम कैविटी भी उसे बोल दिया जाता है, क्योंकि ब्रेन इसके अंदर ही कवर रहता है, ठीक है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम इसी क्रेनियम का होता है, ठीक है। जैसे ये क्रेनियम है ना, स्कल है, तो ये क्या करेगा, जितने भी बाहर से अगर कभी लग गई या इंजरी हो रही है तो ये क्रेनियम पूरा बॉक्स की तरह होता है और ये पूरी कोशिश करता है कि ब्रेन के अंदर वाले जो ऑर्गन है, ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब जो अगर हम ब्रेन की मॉर्फोलॉजी, अभी मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगी, तो मैं आपको सिर्फ समरी आपको अभी बता रही हूँ। तो जो ब्रेन है, ब्रेन नॉर्मली 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। ये दिस पोर्शन इज नोन एज फोर ब्रेन, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट फोर ब्रेन। दिस पोर्शन इज हिंड ब्रेन कंसिस्ट करता है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, हिंड ब्रेन, तो मिड ब्रेन, दिस पार्ट इज मिड ब्रेन, दिस पार्ट इज फोर ब्रेन, दिस पार्ट इज हिंड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन बीच वाला पार्ट होता है, फोर ब्रेन ये पार्ट फोर ब्रेन हो गया, जिसमें सेरेब्रम और ऑल्फैक्टरी होता है, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है सेरेब्रम वाला पार्ट है, सेरेब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स इसके पास प्रेजेंट रहती है। और हिंड ब्रेन के पास 3 चीजें होती हैं, पोन्स है, मेडुला है और सेरिबेलम है। एक देखो, एक होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है सेरिब्रम, दोनों का अलग अलग काम है। मिड फोर ब्रेन में प्रेजेंट है सेरिब्रम और सेरिबेलम प्रेजेंट रहता है हिंड ब्रेन में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सिंपल समरी पहले बता रही हूँ, क्योंकि ये आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। और मिड ब्रेन प्रेजेंट रहता है बीच में और इन सबका ही अलग अलग काम होता है, अलग अलग फंक्शन इनके होते हैं। तो आपने क्या करना है, आज सबसे पहले तो आपने डायग्राम सीखना है, ब्रेन का डायग्राम आप सबसे पहले सीखोगे और इसके पार्ट्स को याद करोगे। यहाँ पे प्रेजेंट है इसका हाइपोथैलेमस, ये है हमारी प्यूटिटरी ग्लैंड, ठीक है, ये प्यूटिटरी ग्लैंड। और यहाँ पे मिड ब्रेन में ये चीज़ें, मिड ब्रेन के आसपास प्यूटिटरी और जो हाइपोथैलेमस है ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क ये है कि पहले तो आप ये नोट्स बनाएंगे, जितना भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, और दूसरा काम आपका ये है कि आप ब्रेन का डायग्राम सीखोगे,
ठीक है। आपने ब्रेन का डायग्राम सीखना है और इसके सारे पार्ट्स को सीखना है। उसके बाद कौन से पार्ट का क्या काम है ये मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। मैं आपको एक एक पार्ट के बारे में बताऊंगी। फोर ब्रेन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, मिड ब्रेन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, हिंड ब्रेन के बारे में मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगी। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इसमें सुनने को मिलेंगी या बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि अरे क्या क्या होता है। और फिर हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी बात करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, वैसे तो हमने पढ़ लिया है, तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रेन की बात करेंगे, ब्रेन की मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे और ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स हैं उसकी बात करेंगे। ब्रेन के पार्ट्स का क्या काम है, इन बोन्स का क्या काम होता है, मेडुला का क्या काम है, सेरिबेलम का क्या काम है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, आपने रिवाइज करना है, आपने नोट्स बनाने हैं और अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो यू कैन आस्क, ठीक है। आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैसेज कीजिए, आप कॉल अगर आपके पास नंबर है तो आप कॉल भी कर सकते हैं और आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। बट आपको क्या करना है, आपको नोट्स भी बनाने हैं और आपको क्या करना है, पढ़ना भी है, ठीक है। तो रिवाइज कीजिए, अपनी बुक खोलिए और रिवाइज कीजिए, एक बार दो बार रिवाइज कीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे।